Welcome dear students. So in this video lecture we'll be talking about endoplasmic reticulum. So basically endoplasmic reticulum is one of the organelle which is present inside the cell. यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क प्रेजेंट रहता है ट्यूबुलर मेम्ब्रेन का, उसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. Endoplasmic reticulum is a complex network of tubular membranes. Tubular membranes मतलब कि कुछ ऐसी membranes इमेजिन करो, एक के ऊपर एक ऐसे रखी गई है, इसे हम कहेंगे tubular membranes. So as you can see here, these are the membranes and these membranes are starting from the nucleus. Right, this is nucleus, right, complete, this is nucleus. और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में प्रेजेंट है न्यूक्लियर एनवलप मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में दो लेयर्स प्रेजेंट रहती है, एक है आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन. सो जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ज्वाइंट रहती है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियर एनवलप में जो आउटर मेम्ब्रेन है वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूअस है. सो बेसिकली these membranes form continuous folds, eventually joining the outer layer of nuclear membrane. So in short हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियर आउटर मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक दूसरे के साथ ज्वाइंट रहते हैं. अगर हम ऑकरेंस की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको देखने को मिलेगा. और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो सिंथेसिस में इन्वॉल्व. अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हो तो वह प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, और अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हो तो वह स्टीरॉइड प्रोड्यूस करेगा. तो इन शॉर्ट ऐसे सेल्स जो एक्टिवली कोई ना कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं, वेदर इट इज प्रोटीन डिराइव्ड और कोलेस्ट्रॉल डिराइव्ड या स्टीरॉइड डिराइव्ड, तो उन सेल्स में बहुत अच्छे से डेवलप्ड रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाउ वी आर सेइंग दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यहां पर आप देख सकते हैं ब्लू कलर में हमने जो रफ एंडोप्लाज्मिक दिखाया है, इसके ऊपर कुछ डॉट्स जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे, and these dot structure are nothing but ribosomes. So the part of endoplasmic reticulum which is having ribosomes on the membrane, that part is called as rough endoplasmic reticulum. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट जहां पर राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे. और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद एक दूसरे तरीके का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी रहता है, जिसके ऊपर आपको राइबोसोम्स नहीं दिखेंगे. सो ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वी हैव राइबोसोम. दैट्स व्हाई इसका अपीयरेंस रफ आता है. और अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करोगे तो यहाँ पर राइबोसोम एब्सेंट रहेंगे. तो सिंस राइबोसोम एब्सेंट रहते हैं तो इसका जो अपीयरेंस है वो स्मूथ तरीके का दिखता है, मतलब कि विदाउट एनी डॉट्स, विदाउट एनी बीड्स हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है. यहां तक बात समझ में आई?
देन अब आगे बात करते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब देखिए, अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोपी यूज करनी पड़ेगी, और माइक्रोस्कोपी में भी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, जो सबसे हाईएस्ट रिजोल्यूशन वाली इमेज देगा, सबसे ज्यादा क्लियरिटी वाली जो इमेज रहती है, वह एंडोप्लाज्मिक, वह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू आती है। एंड अकॉर्डिंग to the structure which has been observed under electron microscopy, there are three parts of endoplasmic reticulum. Number one is cisternae, जो कि membranes रहती है, folds रहती है। Number two is vesicles, जो कि spherical shaped रहेंगे। And number three is tubules, which is a network of tubes, right? यहाँ पर आप देख सकते हैं, these are cisternae, ठीक है। cisternae, they are made up of parallel networks. Then vesicles, which are spherical in shape, and there are tubules, which are basically branch structure. So cisternae, vesicles and tubules, these are the three structures that has been observed under the electron microscopy about endoplasmic reticulum. Now talking about cisternae first. As we have said, the cisternae is the first part which has been observed under the electron microscope, and these cisternae are long, flattened and usually branch tubed, which are arranged parallel. अब देख सकते हैं ऐसे पैरेलल अरेंज रहते हैं। So these are branch tubes which are arranged parallel. Now they have uniform width. That means इनकी जो width है वो नियरली एक जैसी रहेगी। Each tube is connected with other tube. तो भले ही यहाँ पर हमने कनेक्शंस नहीं दिखाए हैं, लेकिन हर एक ट्यूब दूसरे ट्यूब के साथ कनेक्टेड रहती है थ्रू सम कनेक्शंस, ठीक है। आप ऐसा दिखा सकते हो यहाँ पर कि ट्यूब्स के थ्रू यह एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहती है, राइट। देन अब सिस्टर्नी का काम है प्रोटीन सिंथेसिस। वैसे तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी नाम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो सिस्टर्नी का एक्टिव रोल है प्रोटीन सिंथेसिस में, और ऐसे सेल्स जो प्रोटीन सिंथेसिस एक्टिवली परफॉर्म करते हैं वो लीवर और पैनक्रियाज के सेल्स हैं, राइट। लीवर जो कुछ ऐसे दिखेगी, एंड पैनक्रियाज जो कुछ ऐसे दिखता है, राइट। सो the liver and pancreatic cells which are producing various proteins, they are having endoplasmic reticulum which is rich in cisternae. cisternae का अमाउंट ज्यादा रहेगा लीवर पैनक्रियाज के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। Then talking about vesicles. So as we have discussed earlier, vesicles are the spherical shaped structures, and basically these are membrane bound vacuoles. Vacuoles, that means ऐसे structures जिनके अंदर कुछ ना कुछ चीजें रहती, right? And these are membrane bound. That means these are surrounded by the membrane and spherical or round in shape. So as we know that during protein synthesis, the protein is produced on ribosome, but now after synthesis it will be transported to Golgi body.
प्रोटीन सिंथेसाइज होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, फिर वह किसकी तरफ जाता है, गोल्गी बॉडी की तरफ, और अगर वह प्रोटीन बाहर की तरफ एक्सक्रीट करना है या एक्सोसाइटोसिस करना है उसका, ऑब्वियसली वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाएगा और फिर बाद में उसका एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा बाहर की तरफ। सो ये जो वेसिकल्स हैं वे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट होते हैं और गोल्गी बॉडी की तरफ जाते हैं, एंड द सेम वेसिकल्स कैन गो फ्रॉम गोल्गी बॉडी टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा हो सकता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ रेसिडेंशियल प्रोटीन्स जो सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही बिलोंग करने चाहिए, वो गलती से गोल्गी बॉडी में जा सकते हैं, और अगर गोल्गी बॉडी में चले गए तो उनको फिर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसपोर्ट होता है वो दोनों डायरेक्शन में होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्गी बॉडी एंड गोल्गी बॉडी टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट? So these vesicles can be transported towards Golgi body. Also, they can be retrieved back. They are numerous in cells engaged in protein synthesis. Again, इनका नाम काम क्या है? Protein synthesis. तो जैसे कि cells of livers and pancreas. Now the third structure is tubules. Tubules, as you know, these are the branch tubes. और इनके ऊपर आपको राइबोसोम्स दिख रहे होंगे। हालांकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पुअरली डेवलप्ड रहते हैं ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स ये डेवलप होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक डिफरेंस यहाँ पर समझ में आ गया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी ज्यादा प्रेजेंट रहती है, अच्छे से डेवलप्ड रहती है, और अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ट्यूब्यूल्स ज्यादा डेवलप्ड रहते हैं। इस डायग्राम को हम फिर से देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, ऑल दीज आर सिस्टर्नी, राइट? और सिस्टर्नी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के केस में ज्यादा डेवलप्ड है। और अगर आप इन ट्यूब्स की बात करो, बेसिकली दीज आर ट्यूब्यूल्स जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ज्यादा डेवलप्ड। So this is major difference in the structure of smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. Now, since tubules ये structure smooth endoplasmic reticulum को belong करते हैं, तो ऐसे cells जो steroid का synthesis करेंगे, steroid that means all those chemicals which are derived from cholesterol. Precursor molecule क्या रहता है? कोलेस्टेरॉल। तो वो सारी चीजें जो कोलेस्ट्रॉल से बनी है और उनके पास नॉन पोलर नेचर रहता है, वो सारी चीजें स्टीरॉइड, वो सारी चीजें जो कोलेस्ट्रॉल एज अ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल यूज करती है और उनके पास नॉन पोलर नेचर रहता है, वे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस कर लेंगी। तो ये जो स्टीरॉइड हार्मोन्स की हम बात कर रहे हैं, ये कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड है, और ऐसे सेल्स जो स्टीरॉइड को प्रोड्यूस करते हैं उनमें ट्यूब्यूल्स ज्यादा डेवलप रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एड्रिनल ग्लैंड। जब हमारे सामने फ्लाइट एंड फाइट कंडीशन आ जाती है, दैट मीन्स सपोज आप किसी के साथ झगड़े कर रहे हो या आपके सामने शेर आ गया, तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और आप ज्यादा भागने लगते हो। सो दैट कंडीशन वेयर यू आर फ्राइटेंड will release a hormone known as adrenaline, और ये एड्रेनालिन जो कि एक स्टीरॉइड मॉलिक्यूल है, वह रिलीज होता है एड्रिनल ग्लैंड्स। उसी तरीके से इपिथेलियल सेल से भी कोलेस्ट्रॉल बेस्ड स्टीरॉइड नेचर वाले मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। ठीक है? देन
अब एक स्पेशल पॉइंट की हमें बात करनी है, वो है एन्यूलेटेड लैमेला। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ सम cells, there are certain cells, specific cells जिनमें लैमेला कुछ अलग तरीके की दिखती है, इसे हम एन्यूलेटेड लैमेला कहेंगे। These annulated lamella, these are endoplasmic reticulum with annuli or pores। जैसे आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है, उसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ सम सेल हैव न्यूक्लियर पोर, but they are called as annuli। So we can say that the annuli resembles nuclear pore। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि एन्यूलेटेड लैमेला डेफिनेटली कहां से ओरिजिनेट हुई है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जैसे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है, एग्जैक्टली उसी तरीके के न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कहां पर प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, जिनको हम एन्यूलाई कह रहे हैं। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स नहीं कहेंगे हम, उनको हम क्या कहेंगे, एन्यूलाई। सो सच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम with annuli will be called as annulated lamella। अब इसका ऑकरेंस बड़ा स्पेसिफिक है। इन्वर्टिब्रेट्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, oocyte के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और स्पर्म सेल्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको एन्यूलेटेड लैमेला दिख सकते हैं। स्पेसिफिकली हम वर्टिब्रेट्स के oocyte और स्पर्मेटोसाइट की बात करें तो इनके अंदर आपको एन्यूलेटेड लैमेला देखने को मिल सकती है। Now what are the functions of annulated lamella? प्रेजेंट तो है ये, लेकिन इनका फंक्शन क्या है? सो बेसिकली एन्यूलेटेड लैमेला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इन एन्यूलेटेड लैमेला का नंबर भी इंक्रीज हो सकता है अगर सेल को हाई मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करना है। अगर आपका कोई ऐसा सेल, और वी कैन से स्पर्मेटोसाइट ले लीजिए, स्पर्म सेल, राइट, दिस इज स्पर्म सेल। अब हमें ये पता है कि स्पर्म को ट्रैवल करना पड़ता है राइट फ्रॉम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट अप टू द oocyte। तो स्पर्म की फ्लैजेला मूव होनी चाहिए। जब स्पर्म की फ्लैजेला मूव होगी तभी जाकर वह आगे बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि इस स्पर्म सेल का मेटाबॉलिक रेट ज्यादा रहेगा क्योंकि ये विगरस मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है। तो अगर ऐसे सेल्स हैं जिनकी मेटाबॉलिक नीड्स हाइयर है, दैट मींस उनका मेटाबॉलिक रेट हाइयर है, तो ऐसे सेल्स में एन्यूलेटेड लैमेला आपको दिख सकते हैं, जैसे कि स्पर्म सेल्स, राइट। So this was all about annulated lamella। Clear? Then now talking about the difference between rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum। So first of all, rough endoplasmic reticulum has ribosome attached to its membrane, that's why the appearance is rough। और अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं रहते। स्ट्रक्चर की बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेजर स्ट्रक्चर कौन सा रहता है, सिस्टर्नी, और ट्यूब्यूल्स का नंबर काफी कम रहेगा। और एग्जैक्टली
उल्टा रहेगा किसमें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। यहाँ पर ट्यूब्यूल्स का नंबर और वेसिकल्स का नंबर काफी ज्यादा रहेगा, सिस्टर्नी का नंबर काफी कम रहेगा। फिर अगर सिंथेसिस की बात करें तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह प्रोटीन और एंजाइम का प्रोडक्शन करता है, मतलब कि अमीनो एसिड बेस्ड चीजों का प्रोडक्शन करेगा। और अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो यह लिपिड, स्टीरॉइड एंड ग्लाइकोजन का प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, देन अगर पोजीशन की बात करो तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड रहता है, मतलब कि वो इनर साइड में प्रेजेंट है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आउटर साइड में प्रेजेंट। सो RER इज इंटरनल एंड कनेक्टेड विथ न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। And if we talk about the smooth endoplasmic reticulum, so it is peripheral, मतलब कि आउटर बाउंड्री में प्रेजेंट है, एंड इट मे बी कनेक्टेड विथ प्लाज्मा लेमा, मतलब कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच रह सकता है, इतना ज्यादा डेवलप हो सकता है, राइट। नाउ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ओरिजिन क्या है? तो हमने अभी अभी देखा है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वह एक जैसी रहती है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से ही ओरिजिनेट हुआ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करो तो हमने डायग्राम में देखा है शुरुआत में कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आगे जाकर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन रहा है। दैट मीन्स the smooth endoplasmic reticulum is derived from rough endoplasmic reticulum. So these are the major differences between rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Clear? Then now talking about the last point, what are the function of endoplasmic reticulum? The number one function is that it acts as cell connective. मैं इंटरनल साइड की बात कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कि हमने कहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये न्यूक्लियस से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक के अटैच हो सकता है। इसका मतलब ये है कि ये सेल को अंदर कनेक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को न्यूक्लियस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है। देन अनदर फंक्शन, now what are the functions of endoplasmic reticulum? The number one function of endoplasmic reticulum is that it is responsible for protein synthesis. It is responsible for प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन का सिंथेसिस कहां से होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ऑल्सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन मॉडिफिकेशन। जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहे हैं उसी प्रोटीन के ऊपर मॉडिफिकेशन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उस प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट अटैच किया जाएगा, and the process is known as glycosylation, right? Now another function is that endoplasmic reticulum synthesizes steroid, for example adrenaline,
नॉरएड्रेनालिन, ये वो केमिकल हैं जो स्टीरॉइड बेस्ड हैं और वे न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम कर सकते हैं, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ ट्रांसफर होते हैं, राइट। देन एक और इंपॉर्टेंट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है, वो है डिटॉक्सिफिकेशन। देखो कई बार क्या होता है कि हम जो फूड खाते हैं उस पे ऐसे केमिकल्स रहते हैं जो हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो सकते हैं, ठीक है। तो वो केमिकल्स जो हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो सकते हैं वो नॉन पोलर नेचर के रहते हैं। उन नॉन पोलर नेचर को लीवर के अंदर पोलर नेचर में कन्वर्ट किया जाता है, और पोलर नेचर मतलब कि वाटर सोल्यूबल, नॉन पोलर मतलब कि फैट सोल्यूबल। हमारी बॉडी में फैट प्रेजेंट है, तो अगर कोई केमिकल नॉन पोलर है तो उन फैट सेल्स में जाके जमा हो सकता है। लेकिन लीवर के अंदर, लीवर के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन नाम की प्रोसेस कैरी आउट होती है, जिसकी वजह से नॉन पोलर केमिकल अब पोलर नेचर में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर कोई केमिकल पोलर नेचर में कन्वर्ट हो गया तो वह वाटर में मिक्स हो जाएगा, और वाटर में मिक्स होने के बाद उसे हम यूरिन के थ्रू बॉडी के बाहर निकाल सकते हैं, राइट। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। तो दीज आर दी 4 मेजर फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इस लेक्चर में हमने क्या क्या समझा है? इस लेक्चर में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर देखा, उसके बाद अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा, उसके बाद आरईआर और एसईआर में डिफरेंस क्या है वो समझा, और अब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है वो समझ लिया है, राइट। सो इस तरह हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर खत्म हो।